नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की, राहुल और खरगे के पीएम मोदी को लिखे पत्र की। देखेंगे सीज फायर के बाद सीमा के करीब शहरों में कैसे बदले हुए दिख रहे हैं हालात, ट्रंप के कश्मीर पर दिए बयान से क्यों मचा बवाल, जानेंगे नए पोप ने अपने पहले बयान में क्या दिया संदेश, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे शेख हसीना की बढ़ती मुश्किलों को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जनगणना में जातिगत गणना के लिए 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार ने किया साफ। 1948 में बना था जनगणना कानून। पीएम आवास पर रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों की हुई बैठक। 2 घंटे तक चली मीटिंग। सीज फायर समेत कई अहम रक्षा मुद्दों पर हुई चर्चा। एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म। जेपी नड्डा के घर पहुंचे अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा संभव। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान। सीज फायर को शिमला समझौते के मुताबिक बताया गलत, कहा अपने आप को दुनिया का सरपंच समझते हैं ट्रंप। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। वैसे सीज फायर का सभी ने स्वागत किया है, लेकिन ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर भारत सरकार कैसे सीज फायर को तैयार हो गई। देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चला सैन्य टकराव फिलहाल थम गया है। वैसे इंडियन एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जल्दी ही इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई हुई तो पलटवार करने में देरी नहीं लगाई जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से साफ कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी जबरदस्त और कड़ा होगा। पाकिस्तान अगर आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत करना चाहता है तो भारत इसके लिए तैयार है, बाकी किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। सीज फायर को लेकर भारत ने साफ कर दिया कि बातचीत डीजीएमओ के स्तर पर हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीज फायर को अपनी जीत बताया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये न सिर्फ हमारी सेनाओं की बल्कि पूरे देश की जीत है। फौजे पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐतिहासिक और मुंहतोड़ जवाब दिया। आपने दुनिया को ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ये खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी जड़ जमीन की सुरक्षा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर खुशियां मनाई गई तो भारत में हैरानी दिखी। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सीज फायर का स्वागत तो किया, लेकिन ये भी कहा कि अगर सेना को 2 दिन और दे दिए जाते तो पाकिस्तान पूरी तरह सरेंडर कर जाता। वो हमारे सामने टिक नहीं पा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेनाओं की गूंज रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। सीज फायर हो चुका है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से 3 घंटे बाद ही इसे तोड़ भी दिया गया, लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद से अब ये पूरी तरह से लागू हो गया है। और इसके बाद अब देश में ये मांग उठने लगी है कि इस सीज फायर में भारत ने क्या खोया और क्या पाया, सब कुछ सामने आना चाहिए। इसे लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। तो क्या है इस पत्र में, देखिए रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए 10 मई की शाम सीज फायर की घोषणा की गई। इसके बाद से विपक्ष मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि आखिर किन शर्तों के साथ सरकार सीज फायर के लिए राजी हुई है। उसी कड़ी में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी। उन्होंने दोनों पत्र साझा किए हैं, जिसमें संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं विपक्ष के सर्वसम्मति से किए गए अनुरोध को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आज के युद्ध विराम पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। ये आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से और तेजी से विचार करेंगे। सीज फायर के बाद से ही विपक्ष के नेता संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी इसे लेकर पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। विपक्ष का कहना है कि सीज फायर की घोषणा होने के बाद इस पर सामूहिक रूप से चर्चा होना बहुत जरूरी है। साथ ही विपक्ष की मांग है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें पीएम मोदी जरूर शामिल हो। अब दोनों सदनों में नेता विपक्ष की तरफ से चिट्ठी तो लिख दी गई है,
लेकिन देखना होगा कि सरकार विपक्ष की मांग मानेगी या नहीं। वैसे विपक्ष की तरफ से इसे लेकर लगातार डिमांड हो रही है कि पीएम मोदी संसद का विशेष सत्र बुलाएं, सीज फायर पर देश को सब कुछ बताएं। वैसे सीज फायर के बाद एलओसी के करीब रहने वाले लोगों ने बड़ी राहत ली है। जहां आज ब्लैकआउट नहीं हुआ, बाजार में भी चहल पहल देखी गई, तो कैसा ही रही सरहदी इलाके की सुबह, देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू हो गया है, जिसके बाद से देश के हालात भी अब सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि केंद्र में अभी भी हाई लेवल बैठकें चल रही हैं, लेकिन लोग अब सुकून की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे उनके मन का डर दूर होता नजर आ रहा है। अब बाजारों में भी चहल पहल देखी जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर सामान्य हलचल दिखी। जम्मू में भी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बॉर्डर पर तनाव के चलते अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग अब घर वापसी की उम्मीद जता रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है। राजस्थान के भी सीमावर्ती जिलों में संघर्ष विराम के बाद बाजार फिर से खुल गए और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ इलाकों में ब्लैकआउट के आदेश भी हटा लिए गए हैं। हालांकि सुरक्षा अलर्ट अभी भी जारी है। इसी तरह पंजाब के भी कई जिलों में ब्लैकआउट और प्रतिबंधात्मक आदेश वापस ले लिए गए हैं, जिससे सामान्य गतिविधियों के फिर से शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं एयरपोर्ट्स पर भी नॉर्मलसी आने लगी है। कुछ क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर उड़ानें सामान्य होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन कई हवाई अड्डों पर अभी भी प्रतिबंध लागू है। इस बीच संकेत ये मिल रहे हैं कि जल्दी ही स्कूल्स भी दोबारा शुरू हो जाएंगे, जो भारत पाक में बढ़ते तनाव के चलते बंद कर दिए गए थे। हालांकि जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों के कारण स्कूलों के खुलने में देरी हो सकती है। मौजूदा परिस्थिति में देश शांति की ओर लौट रहा है, लेकिन सभी चीजों को पूरी तरह से नॉर्मल होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। सुरक्षा बलों को अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। सीज फायर के बाद हालात बदलने लगे हैं। इस सीज फायर के पीछे अमेरिका का दबाव भी माना जा रहा है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ही इसकी जानकारी दी थी और अब ट्रंप ने कश्मीर का मुद्दा भी उठा दिया है। कहा है कि वो इसके लिए मध्यस्थता करने को तैयार हैं। तो क्या कहा है ट्रंप ने, जिससे भारत में मच गया है सियासी बवाल, देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद से मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। दोनों देशों के बीच अमेरिका की एंट्री क्यों हुई, इस पर तो विपक्ष सवाल कर ही रहा है। इसके बाद ट्रंप के एक और बयान ने सियासी हलचल मचा दी, क्योंकि इस बयान में ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है। अमेरिका ने शांति स्थापित करने में मदद की और कश्मीर पर समाधान के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में आपकी मदद करने में सक्षम था। मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दे। अब ट्रंप ने कश्मीर में मध्यस्थता की बात कही है और इसके बाद से भारत की सियासत में चर्चा का बाजार गर्मा गया है। सवाल मोदी सरकार से किए जा रहे हैं कि क्या सरकार ने शिमला समझौता खत्म कर दिया है, जिस समझौते में साफ लिखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का निपटारा द्विपक्षीय वार्ता में होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, पार्टी सांसद मनीष तिवारी, शिवसेना यूवीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार से सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान की जो मंशा है उसे भारत सरकार भी समर्थन देने को तैयार है, क्योंकि मोदी सरकार शिमला समझौते को समाप्त कर चुकी है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने अपने बयान में कश्मीर का जिक्र क्यों किया। क्या भारत अब अमेरिका के दबाव में है? क्या भारत को अमेरिका के इशारों पर काम करना होगा? ये सवाल मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार तो पीओके वापस लेने की बात करती थी, लेकिन यहाँ तो कश्मीर भी अब सेफ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह अमेरिका की मध्यस्थता के चलते भारत ने सीज फायर पर हामी भर दी, क्या उसी तरह कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत सरकार अमेरिका के दबाव में आ जाएगी? ट्रंप के बयान पर भारत में सवाल उठ रहे हैं तो पाकिस्तान इसका स्वागत कर रहा है। दावा कर रहा है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में वो कामयाब रहा है, लेकिन सिंधु जल समझौते पर उसे कामयाबी मिल पाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच चिनाब नदी पर पानी छोड़ने को लेकर बड़ा फैसला हुआ, देखेंगे रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन सवाल अब भी ये उठ रहे हैं कि ये कब तक कायम रहेगा। इस बीच भारत सरकार ने चिनाब नदी पर बने 2 डैम, सलाल डैम और बगलिहार डैम, दोनों के गेट खोल दिए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था और पंजाब की लाइफलाइन मानी जाने वाली सिंधु नदी की सहयोगी चिनाब नदी का पानी रोकने के लिए उस पर बने डैम के गेट बंद कर दिए थे, जिससे पाकिस्तान में पानी का संकट पैदा हो गया था।
फसलों की सिंचाई तो दूर, पीने के पानी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। और अब अचानक से दोनों डैम का गेट खोलने से पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो सकता है। भारत की तरफ से डैम के गेट खोले जाने के बाद सूखी पड़ी जगह में भी अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके चलते डैम का जलस्तर बढ़ गया था और यही कारण है कि डैम के गेट खोलने पड़े हैं। आपको बता दें कि 8 मई को ही भारत ने बगलिहार डैम के 3 गेट खोल दिए थे, जबकि सलाल डैम के 2 ही गेट खोले गए थे। लेकिन अब पूरा बांध खोल दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की मुख्य वजह बारिश है या कुछ और, इससे जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। भारत अब पानी को हथियार बना रहा है। वैसे सीमा पर तनाव के बीच जरूर शांति दिख रही है, तो सवाल रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के साथ हमास और इजराइल के संघर्ष विराम को लेकर भी उठ रहे हैं। इसे लेकर नए पोप लियो 14 ने बड़ी अपील की है। तो क्या कहा पोप ने, देखिए रिपोर्ट। पोप लियो 14 ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और गजा में बंधकों की रिहाई के लिए भावनात्मक अपील की है। उन्होंने विश्व शांति के लिए मानवीय आधार पर दोनों पक्षों से हिंसा रोकने का आग्रह किया। ये अपील ऐसे वक्त में आई है जब रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और गजा में इजराइल हमास संघर्ष ने जान माल का भारी नुकसान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के युद्ध विराम प्रस्तावों को बार-बार खारिज किया है, जबकि रूस ने हमलों को तेज किया है। दूसरी ओर गजा में 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 18,000 मासूम शामिल हैं। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए युद्ध विराम समझौते चल रहे हैं, लेकिन प्रगति धीमी है। वहीं इस बीच पुतिन ने भी युद्ध विराम के लिए 15 मई को वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को न्योता दिया है। बताते चले कि पोप लियो 14, जो हाल ही में पोप बने हैं, उन्होंने अपने संभावित पहले बयान में रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संकट पर ध्यान दिया है। उनकी ये अपील वेटिकन की शांति कूटनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हिंसा से कोई समाधान नहीं निकलता, सभी पक्ष बातचीत के रास्ते पर लौटें। उनकी अपील का असर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये वैश्विक समुदाय को शांति के लिए प्रेरित कर सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे अभी ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन कार्यवाहक सरकार शेख हसीना के लिए देश के दरवाजे जरूर बंद करने में जुटी हुई है। और अब यूनुस सरकार की तरफ से शेख हसीना की आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। यानी बांग्लादेश में जब भी चुनाव होंगे आवामी लीग उसमें हिस्सा नहीं ले पाएगी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यूनुस सरकार ने अवामी लीग को बांग्लादेश में बैन कर दिया है। इसके लिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कानून में भी संशोधन किया गया, जिसके बाद सरकार को किसी भी राजनीतिक दल और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार मिल गया है। यूनुस सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अवामी लीग के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इसकी जानकारी देते हुए सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अवामी लीग पर यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT में चल रही सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, ताकि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की जा सके। यूनुस सरकार के इस फैसले को अवामी लीग के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब बांग्लादेश में चुनाव की मांग तेज हो रही है। लेकिन अब अगर चुनाव होते भी हैं तो अवामी लीग चुनाव लड़ ही नहीं पाएगी। ऐसे में शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी से लेकर अवामी लीग की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी तक को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अवामी लीग ने यूनुस सरकार के इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसका विरोध किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और मानवाधिकार संगठनों से इस फैसले की कड़ी निंदा करने की भी अपील की है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।